हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन एक टॉपिक ही है। ओके, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे ना तब ये प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते थे। डायरेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते थे मिनरल न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप लोग इसी चैप्टर के अनुसार ही पढ़ सकते हैं या फिर टॉपिक के अनुसार ही। अगर चैप्टर के अनुसार मैं हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ चैप्टर के अनुसार ही पढ़ाऊंगा। ओके, आई थिंक एनसीईआरटी का ये 15th चैप्टर है ना, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है लेकिन आई थिंक 15th चैप्टर है, 14th या 15 होगा। ओके, तो हम लोग आज रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन ये टॉपिक हमारा आई थिंक 5 से 6 पार्ट में होगा, है ना। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन को और ग्लाइकोलाइसिस को। तो आइए हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को। डेफिनेशन जानने से पहले एक और बात, अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहा तो कमेंट में लिख दीजिएगा उसे, मैं आपके उस कमेंट को पढ़ूंगा। ठीक है, और उसका डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि हर लोगों का बायो का जो डाउट हो वो क्लियर हो सके, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका पहले डेफिनेशन क्या है। The oxidation of food materials to form CO2, water and energy is called respiration। जो हम लोग फूड मटेरियल्स को ग्रहण करते हैं, है ना, उसका ऑक्सीडाइज होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में बनना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए, कोई भी अगर प्लांट है, प्लांट क्या, अगर कोई अगर ह्यूमन है, ह्यूमन कहिए या फिर प्लांट कहिए या फिर कोई भी लिविंग सेल कहिए, उसमें हमारा रेस्पिरेशन होगा ही। ठीक है, और रेस्पिरेशन कैसे होगा हमारा? जो हम लोग फूड को ग्रहण करते हैं, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। वो जो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का निर्माण करता है ना। उसी के थ्रू हम लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग फोन चला रहे हैं, फोन में मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो उसमें कौन सा हमारा कार्य करता है? एनर्जी कार्य करता है ना। तो वो एनर्जी किसके थ्रू बनता है? हमारा रेस्पिरेशन के ही थ्रू, है ना। और अगर रेस्पिरेशन प्लांट्स में अगर बात की जाए तो जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होते हैं, है ना। और वो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं तो निर्माण करते हैं किसका? एनर्जी का, है ना। ब्रेक डाउन कहिए या फिर कैटेलाइज कहिए, क्योंकि कैटेलाइज का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन होकर के न्यू मॉलिक्यूल्स बनाना। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके निर्माण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। देखिए, हमने यहाँ भी ये लिख रखा है कि फूड मटेरियल जो होगा ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडाइज होकर निर्माण करेगा। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे हमारे किलो कैलोरी में है। ओके, तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये 6 मॉलिक्यूल O2 का, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या निर्माण करेगा? 6 मॉलिक्यूल CO2 का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का और 673 किलोग्राम, सॉरी 673 किलो कैलोरी का। ओके, किलो कैलोरी यहाँ पे हमारा एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म है हमारा किलो कैलोरी। ओके, और हम लोग रेस्पिरेशन को यहाँ दो भागों में बांटते हैं, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस पर। ओके, अगर किसी भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो उसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है हम लोग उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वह रिएक्ट करके कंप्लीट रेस्पिरेशन का निर्माण करता है, ठीक है। वो रेस्पिरेट करके हमारे रिएक्ट करके क्या निर्माण करता है? CO2, H2O और 673 किलोग्राम एनर्जी का। देखिए, मैंने यहाँ बताया कि आपको कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करके निर्माण करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किलो कैलोरी यानी एनर्जी। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, मैंने बताया ना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ही रिएक्ट करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या? तो रेस्पिरेशन में जो भी फूड मटेरियल्स
वो भाग लेते हैं, उसी हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। यहाँ पे हमारा फूड मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है ना, चूंकि हम लोग प्लांट्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्लांट का फूड मटेरियल कौन होता है हमारा? ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा हमारा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो निर्माण करेगा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का और 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट रेस्पिरेशन। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट रेस्पिरेशन। और ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यह एंजाइम के साथ रिएक्ट करके, यानी इसमें ग्लूकोज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके, और उस एंजाइम का नाम होता है हमारा जाइमेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ग्लूकोज जाइमेज कॉम्प्लेक्स नामक एंजाइम के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का निर्माण करता है। ओके, इसमें इथेनॉल का निर्माण होगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग, इथेनॉल जब भी बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वहां कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, आप लोग इस दोनों जो हमारा इक्वेशन है 1 और ये 2, दोनों इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा, एरोबिक का भी और एनारोबिक का भी। ओके, क्या निर्माण करेगा हमारा यहाँ पे? ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा? इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 58 किलो कैलोरी एनर्जी का। एक और बात ध्यान रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ज्यादा एनर्जी बनता है। यहाँ पे देखिए आप लोग 673 किलोग्राम एनर्जी, 673 किलो कैलोरी हमारा बन रहा है एनर्जी। ओके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा बन रहा है मात्र 58 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, तो इससे साफ पता चलता है कि ज्यादा एनर्जी कहाँ बनेगा हमारा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, हम लोग रेस्पिरेशन को और अधिक डिटेल से जानने के लिए दो प्रकार के और रेस्पिरेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जो है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये दोनों अलग अलग है। इसमें था हमारा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। ये हमारा अलग है कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है जो है वो किस फॉर्म में होगा, है ना, उसके आधार पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो है, मैंने बताया है आपको कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है, वैसा कंपाउंड जो रेस्पिरेशन में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। और प्लांट के अंतर्गत अंतर्गत रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारा कौन होता है? ग्लूकोज, मेन रूप से ग्लूकोज ही होता है। ओके, और भी होते हैं, मेन रूप से ग्लूकोज ही होता है। तो अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में हुआ तो वो रेस्पिरेशन हमारा कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हुआ तो वो रेस्पिरेशन हमारा कहलाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ हमारा था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज जिस क्रिया के अनुसार पायरुविक एसिड में बनता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और उसके बाद जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड का निर्माण किया तो इसका भाग्य डिपेंड करता है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। अगर इस पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो ये फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्रेब्स साइकिल के थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ओके, और निर्माण करेगा हमारा CO2, H2O और एनर्जी का। और अगर इस पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो यह एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, है ना, और उसके द्वारा यह CO2, इथेनॉल और एनर्जी का निर्माण करेगा। एक बार फिर से देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लूकोज हमारा टूटेगा पायरुविक एसिड में। ओके, और इस क्रिया ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना हमारा कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और पायरुविक एसिड का फेट यानी लक यानी भाग्य, पायरुविक एसिड का भाग्य निर्भर करेगा कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा। अगर पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू यह CO2, वाटर और एनर्जी का निर्माण करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का निर्माण करेगा। अगर पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो यह निर्माण करेगा, तो यह एनारोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेगा और निर्माण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी का। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो इसमें ज्यादा एनर्जी का निर्माण होगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो इसमें लेस एनर्जी का निर्माण होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पहले देखें इंट्रोडक्शन को, किसका?
रेस्पिरेशन का। ओके, फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, जिसमें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, फिर CO2 H2O एनर्जी का निर्माण करना, या CO2 इथेनॉल या और एनर्जी का निर्माण करना, है ना। अब हम लोग जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, है ना। ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब यही हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ। ओके, ये थोड़ा लंबा चलेगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को भी पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल को। ओके, लेकिन पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को भी। तो इस वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन और ग्लाइकोलाइसिस दोनों कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम पार्ट बने इसका। ओके, इसलिए नहीं तो मैं इसका 2 पार्ट बना सकता था, एक इसका इंट्रोडक्शन के लिए और दूसरा इसका ग्लाइकोलाइसिस का ये जो हमारा क्रिया होगा उसके लिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि होगा कैसे, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बनना। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ही हमारा ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ओके, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारे, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, है ना। क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ओके, और ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता अगर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी में होगा, है ना, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। उसके बाद क्या है कि इस जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो हमारा एक्शन है, ये एक्टिविटी है जो हमारा प्लांट्स के अंतर्गत होता है, इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस नामक साइंटिस्ट ने। 3 साइंटिस्ट थे जो थे हमारे, एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। इन्हीं तीनों के नाम के आधार पर हम लोग इसे बोलते हैं EMP पाथवे। देखिए, एमडेन का E, मेयरहॉफ का M, पार्नस का P, EMP पाथवे। ओके, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। और चूंकि ये कॉमन है, सभी प्लांट्स में होता है, चाहे वो क्या बोले हमारे यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स, इसलिए हम लोग इसे क्या बोले, प्रोकैरियोटिक, सॉरी, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। और ये लीनियर पाथवे भी इसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये साइकिल नहीं बनाता है ना। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बना तो वापस पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिससे हम लोग क्या पढ़े थे प्लांट किंगडम जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कि कोई भी प्लांट जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज से हमारा जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज में, फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसमें वैसा नहीं है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बन जाएगा, है ना, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम निर्माण करते हैं शुगर का, है ना, उस टाइम निर्माण करते हैं शुगर का, यानी यानी वो निर्माण करते हैं शुगर, यानी C12H22O11। ओके, देखिए C12H22O11, है ना। उसके बाद ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, है ना। ये शुगर जो है वाटर से रिएक्ट करके निर्माण करते हैं हमारा C12H24O12, है ना। आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा, C12H22 यहाँ पे और 2, 22 से 2 24, 11 और 1 12, है ना। उसके बाद ये क्या किया ना, C12H24 और O12 जो है ये बन जाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बना हमारा, शुगर बना, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो निर्माण किया हमारा C12H24 और O12 का। ये वापस बन जाएंगे हमारे, फिर सॉरी वापस नहीं, ये बन जाएंगे हमारे फिर ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज बनेगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए, पहले इसे मिटा लेते हैं।
ये ग्लूकोज से बना हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज, और जब भी हेक्सोकाइनेज सॉरी जब भी काइनेज जहाँ भी आएगा है ना, काइनेज जहाँ भी वर्ड आएगा हमारा, वहां पे हमारा एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर एक एटीपी हमारा लॉस होता है। ओके, एटीपी एडीपी में। अब देखिए यहाँ पे तो ग्लूकोज में फॉस्फेट था नहीं, तो फॉस्फेट लाने के लिए हम लोग क्या किए, एटीपी को एडीपी में चेंज कर दिए। यहाँ पे डाइफॉस्फेट था तो डाइफॉस्फेट बना दिए, तो एक एक फॉस्फेट हमारा कम हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। और ये जो हमारा रिएक्शन है ये होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू, है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रुक्टोज, इसलिए यहाँ पे एंजाइम कार्य करते हैं हमारे आइसोमेरेज, है ना। आइसोमेरेज नामक एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये रिएक्शन जो है हमारा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ही ये फ्रुक्टोज वापस ग्लूकोज बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि फ्रुक्टोज जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना तो उसके बाद ये निर्माण करते हैं फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे फिर डाइफॉस्फेट बना, यहाँ पे फिर एक फॉस्फेट प्लस हुआ तो एक एटीपी फिर से यहाँ पर माइनस होगा। और जब भी एटीपी लॉस होगा तो वहाँ पे एंजाइम कार्य करेगा काइनेज, और इसलिए हम लोग इस यहाँ के एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये काइनेज हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे और हमारा वर्ड जुड़ गया है जो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ओके, क्या क्या हुआ यहाँ पर कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो गया हमारा फ्रुक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट में। और चूंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट लॉस हुआ, एक फॉस्फेट ऐड हुआ यहाँ पे, इसलिए एक एटीपी लॉस होगा, है ना। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ भी एटीपी लॉस हो रहा है, यहाँ भी एटीपी लॉस हो रहा है, यानी एनर्जी लॉस हो रहा है, और प्लांट्स जो है वो एनर्जी को गेन करना चाहते हैं, है ना। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट ही हो रहे हैं ताकि वो एनर्जी गेन करें, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बच्चा, इसलिए यहाँ पे वो एटीपी पाने के लिए यानी एनर्जी पाने के लिए कुछ एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े पैसा कमाते हैं, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं तो कैसा करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं ना, पहले पैसा लगाते हैं तब ना पैसा कमाते हैं। इसी प्रकार ये एटीपी लगा रहे हैं, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि और एटीपी को ये गेन कर सके, कमा सके और एटीपी, है ना, और एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है, सॉरी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज है हमारा, तो कार्बन की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे, 6 कार्बन है। तो एक कार्बन 3 कार्बन अलग हो जाता है, 3 कार्बन अलग हो जाता है ना। यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ये 3 अलग हो जाएंगी, जो है हमारे फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, और दूसरा होगा हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ भी 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन यहाँ पर होंगे। ओके, और ये दोनों जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और दोनों एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू होते हैं। दोनों किसके थ्रू होंगे, एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और डीएचएपी यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम लोग लिखते हैं डीएचएपी शॉर्ट में, और ये जो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीजीए। ओके, पीजीए। और ये 3 पीजीए यानी 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और वो एक दूसरे में आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ओके, और उसके बाद क्या होते हैं ना, ये 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों ही फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके निर्माण करते हैं 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का, है ना। दोनों डीएचए भी और 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड भी, ये दोनों के दोनों फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे और निर्माण करेंगे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ओके, एक एक निर्माण किया एक 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का, और ये भी निर्माण करेगा 1 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का, यानी 2 हो गए हमारे, है ना। 2 हो गए क्या, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का निर्माण होगा, है ना। एक
1,3 डाइफॉस्फोएल्डिहाइड का निर्माण किया ये DHAP, दूसरे का निर्माण किया PGA। ओके, और दोनों के दोनों हुए कौन, फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से। ओके, उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ओके, ये एल्डिहाइड था, चेंज हो गया हमारा एसिड में, यहाँ पे एंजाइम कार्य करेगा हमारा डिहाइड्रोजिनेज, और जहां भी हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा वहां पे हमारा एक NADH2 का निर्माण करेगा, मतलब एक नहीं लेकिन वहां पे NADH2 का निर्माण करेगा, वहां पे मॉलिक्यूल्स वेरी करेंगे। जैसे यहाँ पे काइनेज एंजाइम जहां भी रहेगा वहां ATP लॉस होगा। ओके, और जहां भी हमारा हाइड्रोजिनेज रहेगा डिहाइड्रोजिनेज वहां पे NADH2 बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है ना कि दो NAD निर्माण करते हैं दो NADH2 का। ये NADH2 क्या करते हैं ना, ये वापस क्रेब्स साइकिल में भाग लेते हैं, सॉरी ये ETS जो आप लोग पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, तो ETS में भाग लेते हैं, तो निर्माण करते हैं हमारे ATP का। एक NADH2 निर्माण करता है 3 ATP का, तो यहाँ पे कितना बन रहे हैं, 2 NADH2 बन रहे हैं, तो ये निर्माण करेंगे कितने, 6 ATP का, लेकिन जो ETS में भाग लेते हैं सिर्फ वही। ओके, तो यहाँ पे 2 NADH2 बने किसके द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य किया हमारा, निर्माण किया क्या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। ओके, और वापस से हाँ, और एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो मॉलिक्यूल होंगे सब जगह, अब यहीं से हमारा, क्योंकि दोनों एक फॉस्फोरिक एसिड से ये भी हमारा रिएक्ट किया है और ये भी फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट किया है। ओके, अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और यहाँ पे जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा हमारा काइनेज, और यहाँ पर जो है 2 ATP हमारा गेन होगा, है ना। यहाँ पे ATP लॉस हो रहे थे लेकिन यहाँ पे ATP लॉस नहीं होंगे, है ना, ATP यहाँ गेन होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ADP जो है ADP डाइफॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राइफॉस्फेट में, यानी 2 ADP यहाँ पे गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और यहाँ पे जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा हमारा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ओके, और ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। उसके बाद ये 2 PGA यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो एनोलेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे 2 फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड में। ओके, इसमें 2 फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड में, और क्योंकि ये फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे, सॉरी वापस नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुविक एसिड में, और यहाँ पे जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा हमारा पायरुविक काइनेज, या फिर उससे हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ओके, यहाँ पे दो एंजाइम है, पायरुविक काइनेज, या यहाँ पे एक और एंजाइम होगा हमारा कौन सा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ओके, और यहाँ पे वापस 2 ATP का निर्माण होगा, ये जो 2 ADP है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, जहां भी काइनेज रहे वहां, यानी वहां पे ATP से या तो वहां पे ATP लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, या फिर वहां पे एनर्जी गेन हो रहा है, जहां भी काइनेज रहे। ओके, तो 2 ATP हमारा यहाँ पे बना, तो टोटल ATP हमारा कितना बना इसमें, और पहले उस बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखिए ये फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, पायरुविक एसिड में, और चूंकि देखिए यहीं से 2 था हमारा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल था, यहाँ तक पायरुविक एसिड तक 2 मॉलिक्यूल रहेगा, यानी एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ग्लूकोज जब टूटेगा, एक मॉलिक्यूल जब भी टूटेगा ग्लूकोज का, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल ATP कितना गेन हुआ, यहाँ पे 4 ATP बने ना, 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP यहाँ बने, तो टोटल बने कितने, 4। खर्च कितने हुए, एक ATP यहाँ खर्च हुआ था, एक ATP यहाँ खर्च हुआ था, टोटल 2 ATP खर्च हुए, तो वापस हमें नेट गेन कितने हुए, नेट गेन हुए 2 का, क्योंकि 2 बना, सॉरी 4 बना, 2 खर्च हो गया, बचा कितना 2, यानी नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2। ओके, और हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए NADH2 का, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल ATP का निर्माण होगा, यदि ये ETS में भाग लेंगे तो, है ना, ETS में अगर भाग लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 6 ATP यहाँ भी बनेगा। ओके, अगर वो ETS जो होते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आते हैं, है ना, तो अगर ये NADH2 एरोबिक रेस्पिरेशन में फिर भाग लेगा, यानी ऑक्सीजन के
प्रेजेंस में अगर ये रिएक्ट करेगा आगे जाकर तो 6 एटीपी का निर्माण, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड का जब बना तो ये सभी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं लेते हैं, ओके, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं ना कि या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे या तो एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है। तो ये क्या करते हैं या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे, है ना। किसका क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड में ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाएंगे लैक्टिक एसिड में या फिर एल्कोहल में। अगर ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तन हो या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये दोनों में जो हमारा NaDH2 बना है यहाँ पर वो वापस NAD में बन जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ये NaDH2 बन जाएगा ATP में। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो ये NaDH2 वापस NAD में बन जाएगा, NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन दोनों में NaDH2 जो है वो वापस NAD में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और एक बात, ये जब भी होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कौन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। और चूंकि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होते क्या है ना कि हमारे क्या बोलते हैं यूकैरियोट्स में पाए नहीं जाते हैं, यूकैरियोट्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों होते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। अब क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो ये क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं लेगा, क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं लेगा तो और एटीपी बनेगा नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो देखते हैं कि मसल्स जो है मसल्स में पेन होने लगता है, तो वहाँ पे होता क्या ना कि वहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद हो जाता है और वहाँ पे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है लैक्टिक एसिड वो वापस दूसरे एंजाइम्स में में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पेन में रिलीफ मिलता है ना। तो क्या होता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में भी बदल सकता है और हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने का मतलब वो ये इथेनॉल और CO2 का निर्माण करेंगे, है ना। इथेनॉल और CO2, इथेनॉल में 2 कार्बन होंगे और यहाँ पे 1 कार्बन, 3 कार्बन हो गए यहाँ पे हमारा, है ना, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन होते हैं और लैक्टिक एसिड में भी हमारे 3 कार्बन ही होंगे, ओके। आप तो ध्यान रखिएगा कार्बन का क्योंकि स्ट्रक्चर में वो काम देगा आपको। और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल में, फिर हमारा ATS होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारा लंबा चलेगा और यहाँ पे फर्मेंटेशन यही हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म, है ना, क्योंकि फर्मेंटेशन हुआ हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन को हम लोग शॉर्ट में निकालें क्योंकि वहां पे इसका यूज उतना नहीं है ज्यादा, हमारा ग्लाइकोलाइसिस से एक क्वेश्चन आता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन दोनों समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल को, क्रेब्स, है ना, क्रेब्स साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे।